हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा। अब देखेंगे, आज ये नया टॉपिक है कार्य शक्ति ऊर्जा। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? जो हम सबसे वायु लेते हैं तथा अन्य कई खाद्य पदार्थ हैं, उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उनके बीच का माध्यम क्या होता है? शक्ति। अब देखते हैं अपन कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ने वाले आज। ये आज का अपना टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब ठीक है, कार्य क्या होता है? अब कार्य क्या होता है, कार्य को हम किस प्रकार से देखेंगे, कार्य कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे अपन। तो कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? अब इसमें देखिए, अपने को कार्य का दे रखे हैं, जो ये डायग्राम दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, उसमें देखते हैं जो कार्य देखो यहाँ पर 3 प्रकार से किए जा रहे हैं। अब पहला है, जो एक आदमी है, जो वर्किंग लोड है इसके ऊपर, तो ये कार्य का ही प्रकार है कि वर्किंग लोड है इसके ऊपर तो कार्य कर रहा है। और एक जो दूसरा वाला है, इसमें एक जिम जा रहा है, जिम में काम कर रहा है, तो ये कि ये हार्ड वर्क हो गया, तो ये भी कार्य का प्रकार हो गया। हार्ड वर्क करना, ये भी कार्य का प्रकार ही है। और तीसरा है डूइंग नो वर्क, कुछ मतलब काम तो नहीं करा लेकिन एक आराम करने का काम है, तो इसको भी एक काम का, एक कार्य का प्रकार ही मानेंगे। किसको? डूइंग वर्क, मतलब आराम करने भी एक कार्य का प्रकार ही है। तो 3 प्रकार के कई इसमें कार्य दे रखा है। तो दिमाग का कार्य दे रखा है, जो मानसिक तनाव के कारण हो रहा है, और एक दूसरा है हार्ड वर्क, और तीसरा आराम करने का। इसको कार्य के में माना जाता है। अब देखिए अपन क्या आगे देखते हैं। भौतिक कार्य, जब हम किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा उसको उसी दिशा के समानांतर में उसे विस्थापित किया जाता है, तो वह कार्य का प्रकार है या कार्य कहलाता है। देखिए, जब हम वस्तु को आरोपित किए बल के समानांतर गति करती है, तो उस वस्तु को किया गया कार्य कहलाता है। अभी देखिए, ये ठेला दे रखा है। अब इसमें ये व्यक्ति है ना, इसको आगे की ओर धकेल रहा है, इस प्रकार आगे की ओर धकेल रहा है, तो वह उसके समानांतर उसी दिशा में विस्थापित कर रहा है जिस दिशा में वो बल लगा रहा है। फोर्स की दिशा में अगर वस्तु विस्थापित होती है तो वह कार्य होगा, वहां पर कार्य होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर कार्य इसी प्रकार से हो रहा है कि हम किसी भी वस्तु के समानांतर में बल लगाएं और वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए, तो क्या होगा? वह कार्य होगा, वह एक कार्य का प्रकार ही है। अब देखते हैं पर ये देखो, हाउ वी अप्लाइड एनी फोर्स इज ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल ऑफ द ये अप्लाइड फोर्स, समानांतर में लगाया गया बल क्या कहलाता है? भौतिक कार्य है। अब देखते हैं आगे और। अब कार्य शक्ति का वास्तविकरण देखेंगे अपन। कार्य शक्ति का वास्तविकरण। अब कार्य और शक्ति, कार्य करने के लिए क्या चाहिए अपने को? शक्ति की आवश्यकता चाहिए। और शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? ऊर्जा से प्राप्त होगी, आप जानते हो। तो अपने कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों ना एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब इसको अपन, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डायग्राम है, कुछ ग्राफ है, उनकी सहायता से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक हो, आप लोग समझिए। अब कार्य गणितीय व्यतिकरण से समझिए हम। अब कार्य बराबर क्या हो जाता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो इसमें बल तो दे रखा है F, और D विस्थापन दे रखा है, और कितना? थीटा मतलब एक कोण के साथ भी जो परिवर्तन होता है वह थीटा होगा, या कोस थीटा। अभी इसको देखेंगे आगे, अपन न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश भी करेंगे। कई न्यूमेरिकल हल करेंगे, उनसे हम समझ पाएंगे। अभी एक्चुअल क्या है कि आप सोचते होंगे कि एक महिला है जो ऊपर एक पानी का घड़ा लेके जाती है, तो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। अपन तो देखते कि कार्य हो रहा है, लेकिन विज्ञान के अनुसार वह कोई कार्य नहीं कर रही, क्योंकि कार्य है ना, वो हमेशा समानांतर में होता है, बल्कि वो कार्य लंबवत हो रहा है, क्योंकि वो सिर के ऊपर है उसका वजन, तो बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर लग रहा है ना, तो वह कार्य नहीं हो रहा विज्ञान के अनुसार, बल्कि वो फिजिकल रूप से देखते हैं तो वो कार्य कर पा रही है, लेकिन विज्ञान के अनुसार वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। अब देखिए अपन आगे इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। अब देखते हैं अपन आगे और भी। अब कार्य शक्ति व्यतिकरण। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा
विस्थापन और डी है थीटा। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक की बात करते हैं अपन। एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक तो जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होती है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होती है, 10 की घात 7 अर्ग होती हैं। अब यहाँ पर एफ है ना, वो तो बल है, और एफ तो बल है, और डी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन है, और यहाँ पर एवरेज ऑफ एफ और डी का एवरेज दे देगा। अभी देखिए एंगल्स के माध्यम से अपन समझने वाले हैं इसको, जो कोण है उनके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब कोई कार है, अब वो किसी भी चढ़ाई पर चढ़ेगी तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसका अवलोकन करने वाले अपन। अब इसमें क्या है कि देखो ये कार है, ये ऊपर की ओर जा रही है, इस प्रकार ऊपर जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर एक पुरुष है, तो इसको ऊपर तो जा रही नहीं है, इसको पुरुष के द्वारा ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पुरुष और गाड़ी के बीच में एक कोण बनने वाला है। वो क्या होगा, इस प्रकार से कोण बनेगा, ये गाड़ी ऊपर जाएगी और यहाँ पर पुरुष और उसके बीच में कोण बनेगा। यहाँ पर थीटा कोण बनने वाला है, थीटा कोण। अब देखते हैं अपन इसमें सबसे ज्यादा कार्य कहाँ होगा वो देखेंगे अपन। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखो थीटा है ना, वो न्यून कोण है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा है। अभी इस प्रकार अपन इनके माध्यम से समझने वाले हैं। अभी इसमें दे रखा है यहाँ पर थीटा, ये तो कोस थीटा बराबर 1 दे रखा है यहाँ। तो अब इसमें थीटा का मान कितना है, लगभग 45 डिग्री दे रखा है अपने को, 45 डिग्री दे रखा है। अब देखते हैं आगे, ये और भी एग्जांपल है जिसमें कोण का मान बढ़ता जा रहा है, कब बढ़ता जा रहा है, बस ऐसे इस प्रकार कोण का मान लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की बात कर रहे हैं अपन। अभी ये यहाँ पर देखो आप, चेंज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, कोण के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है वो देखेंगे अपन। तो यहाँ पर है ना डी और एफ, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 है बोले तो दोनों एक ही समानांतर में, मैंने क्या बोला था कि सबसे अधिक कार्य कहाँ होगा, जहाँ बल की दिशा में ही विस्थापन हो, बल की दिशा में ही विस्थापन हो, वहां पर कार्य सबसे अधिक होगा। थीटा का मान कितना होगा, जहाँ पर थीटा का मान 0 होगा ना, वहां पर ये ना, अगर जहाँ पर थीटा का मान 0 होगा, थीटा का मान 0 होगा, वहां पर बल का मान भी अधिक होगा और वहां पर कार्य भी अधिक ही होगा। तो जहाँ पर कार्य अधिक होगा ना, वहां पर थीटा का मान 0 होगा। वहां पर अगर थीटा का मान 0 होगा तो वह क्या है, एक दूसरे के समानांतर में चलेंगे। अगर वो समानांतर में चलेगी तो वहां पर कार्य अधिक होगा। अगर विपरीत दिशा में होगी तो नेगेटिव कार्य होगा, और अगर लंबवत होगी तो वहां पर कार्य 0 होगा। हम पूरी बात यहाँ पर अच्छे से समझेंगे डायग्राम की सहायता से। आप अभी साथ ही जुड़े रहिए। अब ये देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा अपने को थीटा का मान 0 दे रखा है, यहाँ पर थीटा इक्वल 0 डिग्री दे रखा है। अब थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसमें क्या हुआ कि ये ना, ये इस प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु है ये, अभी यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर एफ, अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो विस्थापित भी वो उसी दिशा में होगी, समानांतर में होगी, क्योंकि थीटा का मान 0 है। तो थीटा का मान 0 है तो विस्थापन भी बल भी उसी दिशा में होगा, थीटा का मान 0 हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा का बराबर 0 हो चुका है, तो वहाँ पर कार्य भी अधिक होगा, कार्य अधिक हो। अब थीटा का मान, अब मान परिवर्तन करते चलेंगे अपन। अब थीटा का मान यहाँ पर 180 डिग्री लेंगे अपन। अगर थीटा का मान 180 डिग्री लेंगे तो दोनों एक दूसरी विपरीत दिशा में हो गए। अगर विपरीत दिशा में हुए तो वहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री हो चुका है थीटा का मान, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। यहाँ पर F1 और F2 दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो विपरीत दिशा में रहेंगे तो वहाँ पर जो कार्य है ना, कार्य वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर विस्थापन है ना, जो विस्थापन जो है नहीं हो पा रहा है, विस्थापन नेगेटिव दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पर कार्य बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव मान आएगा, कार्य नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पर कार्य नेगेटिव होगा। अब इसमें देखेंगे आप और भी आगे। अब इसमें थीटा का, अब दिए करें यहाँ पर, अब तीसरा है उसमें थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे अपन, 90 डिग्री, तो क्या होगा, वो इस प्रकार से कार्य होगा, ये देखो इस प्रकार। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वह बल है ना एफ, वो ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि कोई वस्तु अपन सिर पर रखेंगे ना तो ऊपर की ओर लगेगा।
अगर ऊपर की ओर लगेगा तो वहाँ पर अपन दबाव महसूस करेंगे, लेकिन उसमें थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा, लेकिन वहाँ पर कार्य 0 होगा, क्योंकि लंबवत है। लंबवत होने पर समानांतर में होता है ना, वहाँ पर सबसे अधिक कार्य होता है। लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, अगर समानांतर होगा तो अधिक कार्य होगा। अगर विपरीत दिशा में फोर्स हो तो कार्य नेगेटिव होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आगे उनकी बात और है, उनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब कार्य यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए: सकारात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। सकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। अब यहाँ पर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क कहाँ होगा? अभी मैंने को बताया कि पॉजिटिव वर्क कहाँ होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उस वस्तु को उसी दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, उसे समानांतर दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। अगर समानांतर दिशा में वो विस्थापित कर पा रहे हैं तो वहाँ पर थीटा का मान कितना रहेगा? वहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री। थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो वहाँ पर कार्य सबसे अधिक होगा। ये देखिए यहाँ पर थीटा का मान, ये बल भी इसी दिशा में लग रहा है एफ, और थीटा भी 0 है, तो यह कार्य सबसे अधिक होगा। अब नेक्स्ट चित्र में देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कहाँ होगा? नेगेटिव वर्क विपरीत दिशा में, मतलब एफ बल तो ऊपर की ओर लग रहा है, एफ ये देखो एफ ऊपर लग रहा है और एक बल नीचे लग रहा है एफ, क्योंकि धुआं जारी है ना, ये नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है प्रक्षेपण में, तो क्रिया प्रतिक्रिया का मान यहाँ पर एफ नीचे की ओर लगा, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो यहाँ थीटा का मान 180 होगा। अगर 180 होगा तो कोस थीटा 180 वो नेगेटिव का -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे ना उसमें मान, तो वो यहाँ क्या होता है कोस थीटा 180, तो वो कितना हो जाता है? -1 रहता है, तो इसका मान ऋणात्मक होगा। और एक तीसरा है, अगर शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? जब लंबवत हो, बल एफ लंबवत दिशा में हो, इस प्रकार से अगर लंबवत होगा ना तो वहाँ पर 0 होगा। अब इसको आसानी से और भी कई तरीकों से अपन समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब इसमें लंबवत होगा, अब कोई भी व्यक्ति ऊपर बाहर रखेगा, कुल्ली मान लीजिए कोई भी, तो वहाँ पर कार्य उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब वो किस प्रकार 0 होगा, हम आपको उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब सकारात्मक कार्य देखेंगे, फिर इसमें पूरे न्यूमेरिकल्स की सहायता से समझते चलेंगे। सकारात्मक कार्य कहाँ होगा? जहाँ बल और विस्थापन दोनों समानांतर में हो, बल और विस्थापन दोनों समानांतर में हो, वहाँ पर सकारात्मक कार्य होगा। ये बल इस प्रकार है, बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में होगा, तो वहाँ पर थीटा का मान 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा फ्रॉम 0 to 90, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा ना, वहाँ पर कार्य सबसे अधिक होगा। थीटा का मान 0 से 90 के बीच होगा ना, वहाँ पर कार्य सबसे अधिक होगा। ये देखिए कार्य सकारात्मक होगा, वहाँ कार्य सकारात्मक होगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर, अब ये कोई वो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर, तो वहाँ पर थीटा का मान 45 पे लगभग है। अब ये पुरुष है, ये आदमी है, वो इसको मशीन से काट रहा है, तो इस प्रकार धक्का लगा रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री का मान लगभग 45 के लगभग है। यहाँ पे कार्य सबसे अधिक होगा। यह यहाँ पर भी और यहाँ पर तीनों ये परमाणु रिएक्टर है, तो यहाँ पर भी कार्य अधिक होगा। सकारात्मक कार्य समानांतर में होंगे तो सकारात्मक कार्य होगा, पॉजिटिव मान होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसे? अगर वहाँ पर कार्य बराबर, आप जानते हो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, एफ डी थीटा, डी कोस थीटा, तो बल का मान तो एफ और कोस थीटा का मान दे रहे हो 45, कोस 45 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो ये सकारात्मक मान है, सकारात्मक आ गया, सकारात्मक। अब इस प्रकार आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब नकारात्मक कार्य कहाँ होगा? जहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से
इसमें थीटा का मान का कितना होगा 180 डिग्री। अगर मान 180 डिग्री या सीधी रेखा में हो तो वहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री, मतलब 180 होगा ना वहाँ पर थीटा का मान, तो वहाँ पर क्या होगा कार्य नेगेटिव होगा। अगर कोस थीटा की बात करते हैं अपन, कोस थीटा 180 रखेंगे ना तो उसका मान कितना हो जाएगा -1, तो ये नेगेटिव कार्य हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं इस प्रकार से। तो विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो वहाँ पर नेगेटिव कार्य होगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स दे गए हैं। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 से लेकर 180 के बीच में थीटा का मान होगा ना तो वहाँ पर नेगेटिव कार्य होगा, नेगेटिव कार्य। अब देखिए यहाँ पर ये कोई लड़का है वो बॉल ऊपर की है, तो ये देखो ऊपर से मतलब 90 से ज़्यादा है, लगभग 110 120 इस प्रकार डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर देखो ये ब्रेक की क्या है, उसमें ये स्विमिंग पूल करता, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी क्या है 180 डिग्री के कोण पे काम करेंगे सीधी रेखा में। देखिए ये सीधी रेखा में, तो यहाँ पर नेगेटिव कार्य होगा। कोस मैंने ये भी मान रख के बताया था, कोस 180 बराबर -1 होता है ये, तो यहाँ पर नेगेटिव कार्य होगा। अब इस प्रकार आगे देखते हैं अपन, कोई कार्य नहीं होगा, ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। वह कौन कौन सी जगह है जहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होगा ना, वहाँ पर क्या होगा थीटा का मान 90 डिग्री होगा, वहाँ पर कार्य 0 होगा। बोले तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये कोई इस प्रकार है, यहाँ पर कोई वजन है तो F, वो F इस प्रकार से लगे या ऊपर की ओर लगे या नीचे की ओर लगे या ऊपर की ओर लगे। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है यहाँ पर तो वहाँ पर कार्य बराबर 0 होगा। अब ये कार्य किस प्रकार से 0 होगा तो आप जानते हो, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, तो W बराबर 0, तो कार्य बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर मान रखेंगे ना तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए आप आगे, अब ये देखो कोई बड़ा सा पत्थर है, इसको भी पुरुष धकेल रहा है। अब यार कार्य नहीं हो पा रहा क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है पत्थर, 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये वो कार्य नहीं हो रहा क्योंकि विस्थापन ही बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्य विस्थापन हो रहा है तो कार्य 0 होगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पे ये पत्थर रखा हुआ है। और ये कोई कुली है तो वो ऊपर वजन रखा है बहुत सारा, अगर वजन रखा है तो वह 90 डिग्री के एंगल पर रखा है तो वहाँ पर भी कार्य 0 होगा। क्योंकि आप जानते हो, भी बताया था मैंने, थीटा कोस थीटा इक्वल 90, कोस थीटा का मान 90 रखेंगे तो वह उसका मान 0 आता है, तो W बराबर 0 होता है वो, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। ये देखो कोई व्यक्ति है जो अपने आप में वजन लेके जा रहा है, वो भी 90 डिग्री पे पकड़ रखा है तो वो उसका मान भी 0 हो जाएगा। इसमें देखिए ये कोई उत्तोलक है तो इसमें भी क्या है कि ये अंतिम स्थिति है ना 90 डिग्री रह जाती है इसकी, तो इसमें भी कार्य 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनकी सहायता समझेंगे अपन। ये देखिए अब मैं तीनों के एग्जाम्पल है उनकी सहायता समझा, सकारात्मक नकारात्मक और शून्य किस प्रकार से मान आ रहे हैं आपके। अब यहाँ पर देखो कोई वस्तु है, उसका डिस्प्लेसमेंट, ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए फोर्स है, उसका मान तो दे रखा है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दे रखा है। अब देखिए इसमें स्क्रॉल करने को, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो कार्य बल गुणा विस्थापन है तो थीटा का मान कितना रहा है इसमें, थीटा बराबर 0 है क्योंकि समानांतर में चल रहे हैं, तो थीटा का मान 0 है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 रख लेंगे। थीटा का मान 0 रखेंगे तो कोस थीटा 0 बराबर होता है 1, तो 10 गुणे 2 तो 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल, तो 20 जूल हो गया तो फिर पॉजिटिव हो गया इसका आंसर। अब इस प्रकार से नेक्स्ट की ओर चलते अपन, जो इसमें दे रखा है 2 बल दे रखे हैं इसमें, ये इस प्रकार से 180 पे काम कर रहा है, ये 180 180 पे, तो एक बल तो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों दिशाओं में विपरीत दिशा में लग रहा है बल। अगर बल दोनों दिशा में विपरीत लग रहा है तो उससे क्या होगा, उसमें कार्य है ना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर कोस यहाँ पर मान रखेंगे अपन, देखो अगर कोस 180 रखेंगे तो कौन 180 होता है -1, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया ये मान F2 और F2 का मान तो नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पर करके देखते हैं अपन, W1 बराबर कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, कोस थीटा का मान 1 रखेंगे अपन। अगर कोस थीटा, क्योंकि यह इस दिशा में है, पहले F1 की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ सीधी दिशा में चल रहा है तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 आ गया। अगर विपरीत दिशा में बात करेंगे
तो यहाँ पर थीटा बराबर 180 आएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान या देखो F1 के लिए 0 रख दिया तो इसका मान 1, तो 40 जूल हो गया, यहाँ तो 40 जूल हो चुका है। अब लेकिन यहाँ पर F2 की बात करेंगे गणना, तो F2 की बात करेंगे तो थीटा का मान यहाँ पर कितना रखेंगे 180। अगर थीटा का मान 180 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 वैल्यू आएगी, माइनस का 1 की वैल्यू रखेंगे, इसको गुणा करेंगे 10 माइनस का 10 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस के 10 जूल राइट आंसर होगा इसका, माइनस के 10 जूल। अब आगे देखते हैं और अब सिर पर रखा महिला द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। सिर पर, ये देखो सिर पर रखा हुआ महिला द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। मैंने बताया कि कार्य किस प्रकार से 0 होगा। ऐसे फिजिकल रूप से देखेंगे ना अपन तो कार्य उसमें 0 नहीं होगा, बल्कि वास्तविक रूप से जो साइंस के अनुसार देखेंगे वहां पर उसका कार्य 0 होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि उसके सिर के ऊपर वो वजन रखेगी इस प्रकार, तो उसका बल F नीचे लगेगा। अगर वो वहां पर 90 डिग्री पे चल रही है ना तो वहां पर F नीचे की ओर है, तो कोस 90 बराबर कितना होता है 0 होता है, तो 0 कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखा पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन। अब ये यहाँ पर है ना एक एग्जांपल दिया गया है, ये वहाँ पर कार्य कर रहा है ऊपर वापस नीचे, ऊपर अप डाउन करेगा, जब इसके द्वारा कार्य पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका द्वारा पॉजिटिव कार्य किया जाएगा। अब देखते हैं आगे ऊर्जा, ऊर्जा की बात करते हैं अपन। ऊर्जा, ऊर्जा अपन किससे प्राप्त करते हैं, श्वसन क्रिया द्वारा या खाद्य पदार्थों द्वारा। इनके द्वारा हम श्वसन क्रिया खाद्य पदार्थों द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा सकती है, बल्कि उसको पूर्णतः खत्म कभी नहीं होती। ऊर्जा, ऊर्जा का नियम है कि वो कभी खत्म नहीं होती। अब ऊर्जा, अब रियल लाइफ के अंदर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा की बात करेंगे। अब हाइट एनर्जी, कोई व्यक्ति है वो उछल कूद कर रहा है तो उसके अंदर एक हाई एनर्जी है, उसके कारण वह उछल कूद कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, इस कारण से वह उछल कूद कर पा रहा है। और एक लो एनर्जी, तो वो क्या है कि इसके अंदर एनर्जी तो है लेकिन कम है, तो उसके कारण वह एक झुक के चलेगा या फिर कम कार्य कर पाएगा, कम क्षमता रहेगी, बल्कि अधिक ऊर्जा वाले की तुलना में। अब एक है गुड लो एनर्जी, एक ये एनर्जी की लिए कर रहा है, ये अच्छी एनर्जी वाला है, ये हाई की, ये लो का, और ये गुड ठीक ठाक मतलब बढ़िया एनर्जी वाला व्यक्ति है। अब ऊर्जा की बात करते हैं भौतिकी के आधार पर। ऊर्जा, किसी भी तंत्र में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी तंत्र में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु को अपन धकेलना हो, उठाना हो, रखना हो, किसी भी कार्य को करने की क्षमता वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऊर्जा के अनेक प्रकार के होते हैं। ऊर्जा की कई प्रकार से होती हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार से बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, हम उनको देखने वाले हैं। अब देखिए इसमें उसमें ऊर्जा, देखिए उसमें ऊर्जा क्या, हीट एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, सौर ऊर्जा, अदिश। अभी सभी है ना ऊर्जा के प्रकार दे रखे हैं। अब ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान दिया जाता है, बल्कि दिशा नहीं दी जाती है। संख्यात्मक मान दिया जाता है, दिशा नहीं जाती है, नहीं दी जाती है, तो क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। ये ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, अपने को मान दिया जाता है, तो अदिश राशि है। और मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है, मात्रक जूल होता है किसका, ऊर्जा का। अब देखिए आगे, अब ऊर्जा है ना उसमें यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को देखते हैं अपन। यांत्रिक ऊर्जा को हम दो प्रकार से बांटा गया है, मुख्यतः दो टाइप से बांटे गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा को मुख्यतः दो टाइप से बांटा गया है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है। अब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अपन देखते हैं अपन। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, तो इसमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में भी दे रखे हैं, इसके दो टाइप दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं।
तो स्थित ऊर्जा क्या होती है? स्थित ऊर्जा किसी वस्तु के अंदर स्थिर ऊर्जा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ, अब इसको मैंने यहाँ से ऊपर उठा लिया तो इसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो गई, वो ऊर्जा हो गई ना, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब इसको ऊपर से नीचे छोड़ेंगे इस प्रकार, तो ये क्या है कि एक स्थितिज ऊर्जा थी वो एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गई। ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है, तो क्या है? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। अब इसके अंदर स्थितिज स्थिर रहेगी ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और लोचदार ऊर्जा क्षमता। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और लोचदार ऊर्जा क्षमता। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh। mgh पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा वो का मान होता है mgh। यहाँ पर m है ना, वो तो है द्रव्यमान, m द्रव्यमान है, g है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, और h क्या है? हाइट, HIGH हाइट है। इसमें इसका जो स्थितिज ऊर्जा है ना उसका मान किस किस पर डिपेंड करेगा? द्रव्यमान पर, गुरुत्वीयमान पर और हाइट पर, तीनों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का मान, इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान निर्भर करने वाला है। अब देखते हैं आगे, ये कोई पुरुष है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए तो इसमें के अंदर क्या होगी? एक स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये नीचे आएगा ना, इसको बहुत आसानी से नीचे की ओर आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा है इसमें। अब देखिए और कई एग्जाम्पल्स की सहायता से हम समझ सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा की बात करेंगे अपन। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में गति की ऊर्जा, किसी वस्तु में गति की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में गति की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है। गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कोई वस्तु है ये गतिशील है, तो इसमें अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है, इसमें क्या क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हाफ mv² होता है। तो m तो होता है इसमें द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है? वेग होता है। अब देखो ये लड़का है, ये फुटबॉल को किक मार रहा है, ये किक मार रहा है ना, तो इसमें ये पहले तो स्थिर थी, स्थिर होने का इसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी गई, गतिशील हो गई है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित, इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ चुकी है। अब देखिए आगे और भी। अब ये पेंडुलम है, अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से डिपेंड करती हैं। अब ये देखो यहाँ पर, ये इस प्रकार से यहाँ, अब ये तो यहाँ पर कितनी हाइट है? h, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हाइट है, और यहाँ पर और बराबर हाइट है, ये हाइट और ये हाइट पर। तो जो होती है क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। अभी बताया था मैंने आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? mgh। mgh होती है। तो इसमें द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और h के ऊपर डिपेंड। यहाँ पर देखो h का मान कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम होगा। अगर h का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पर h का मान अधिक हो गया क्योंकि हाइट ऊँची अधिक हो गई, तो हाइट अधिक हो गई तो स्थितिज ऊर्जा है ना उसका मान भी अधिक हो गया। यहाँ पर h अधिक हो गया तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी अधिक हो गया। यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है, बीच में कम है। अब देखते हैं अपन, अब यहाँ पर तो हो गया क्या आप बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी बराबर है mgh। तो काइनेटिक स्थितिज ऊर्जा का मान किस किस पर निर्भर करें? द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण पर और उसकी हाइट के ऊपर। द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण पर और हाइट पर क्या निर्भर कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं अपन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। तो इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द्रव्यमान पर और वेग पर। जो वेग, ये किस वेग से ऊपर जा रही है, ये किस वेग से नीचे आ रही है, किस वेग से ऊपर जा रही है, किस वेग से नीचे आ रही है, ये सब डिपेंड करेगा किस पर? द्रव्यमान पर और वेग पर। जो स्थिति गतिज ऊर्जा ना वो होता है हाफ mv² होता है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा ये कौन? स्थितिज गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब देखिए आप आगे और भी देखते हैं अपन। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, आप 7th 8th 9th 10th से भी पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वो क्या होता है कि ऊर्जा ना कभी भी नष्ट नहीं होती,
ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन वह नष्ट नहीं होती है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है या स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होती है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा नियत है। ब्रह्मांड की ना जो भी ऊर्जा है वो एक नियत है, ना तो कम होती है ना बढ़ती है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती रहती है। इस कारण से हमें लगता है कि ऊर्जा है ना वो एक खत्म हो रही है, बल्कि खत्म नहीं होती, वो एक स्थान से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है। तो वो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, बल्कि वो खत्म नहीं होती। अब देखते हैं आगे और भी। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने भी बताया कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, ये देखो सूर्य की ऊर्जा किस में आ रही है, गाजर में, तो गाजर बढ़ रही है। पेट्रोल है, पेट्रोल को इसमें डाल रही है। डीजल को, अगर पेट्रोल को गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी क्या है कि स्टार्ट करने पर वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये गैस है, गैस से यह हीट में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये आइसक्रीम खा के साइकिल चला रहा है, तो ये ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तन कर रही है। इट इज stated that the total energy allow the remains content the process. It is neither of content nor declined. जो ऊर्जा है वो एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है। अब देखिए, अपन आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो इसमें अपने को दिया गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ना, उसमें दिया गया है, उसमें दिया गया अपने को, तो उसमें क्या है कि अपने को जो दिया रखा है, अब एक ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से परिवर्तन होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पेड़ पौधे होते हैं ना, ये देखो पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे ना, वो इसको कौन खाता है, पेड़, शाकाहारी पौधे। अब पेड़ पौधे ना वो इसको कौन खाता है, अब शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी, शाकाहारी। अब शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी, मांसाहारी। और मांसाहारी को कौन खाता है, अपशिष्टकारी, मांसाहारी। और मांसाहारी को कौन खाता है, अपशिष्टकारी, अपशिष्टकारी। और अपशिष्टकारी से क्या बन जाता है, खाद। जो खाद किसको प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को। अब ये अपशिष्टकारी इससे क्या बन जाता है, खाद। ये देखो, जो खाद किसको प्राप्त होता है, बल्कि अब इसमें से क्या सिद्ध होता है, ये चक्कर है ना, ऊर्जा चलता रहता है, स्थान से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। क्या सिद्ध होता है, ऊर्जा हमेशा ना एक स्थान से नहीं होती है, एक रूप से। देखो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उसको एक शाकाहारी जानवर, ऊर्जा हमेशा कभी शाकाहारी जानवर खाएगा, होती है शाकाहारी जानवर खाने के बाद पौधे हैं, उसको एक शाकाहारी जानवर खा जाएगा, मांसाहारी जानवर खाएगा, उसके बाद शाकाहारी जानवर खाने के बाद वही उसको मांसाहारी जानवर मरेगा, मांसाहारी जानवर खा जाएगा, उसके बाद कौन खा जाएगा, मतलब छोटे वाले। अगर मांसाहारी जीव मरेगा उसको खा जाएंगे, छोटे छोटे खाने के बाद वो जंतु जो ये मरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे वाले के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, वो उसको खा जाएंगे, पेड़ पौधों में खाने के बाद वो है ये मरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खाद के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से चलता रहता है, पेड़ पौधों में इस प्रकार से चलता रहता है। इससे क्या सिद्ध हो जाएंगे, ऊर्जा है ना, एक है ना, इस प्रकार से चलता रहता है, परिवर्तन होती है, इस प्रकार से चलता रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। ना तो ऊर्जा है ना एक किया जा सकता है, दूसरे रूप में कभी नष्ट किया जा सकता है, कभी भी नष्ट नहीं होती, एक ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, परिवर्तन इसे कभी नष्ट किया जा सकता है। संरक्षण का सिद्धांत एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। गति को पढ़ लिया अपने, ऊर्जा संरक्षण का कार्य समझ लिया और शक्ति को पढ़ लिया, ऊर्जा के प्रकार लिया, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत कार्य ऊर्जा और शक्ति को पढ़ लिया। मात्रक ये सकता है, ये ऊर्जा के प्रकार के, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, अदिश ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार दे दिए। ये अदिश राशि इस प्रकार से ऊर्जा की देख चुके हैं, ये इसका मान नहीं दिया था, ये ऊर्जा के प्रकार दे दिए। अब इस प्रकार से ऊर्जा, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इनका मान अलग अलग हो सकता है। ये बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नए लेक्चर के साथ, ये नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।